वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है प्यारे प्यारे बच्चों का YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की जो क्लास है ना, मार्च 4 2024 की फर्स्ट एडिटोरियल पे बेस्ड है द हिंदू के फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है जीडीपी के नंबरों पे, जो जीडीपी ग्रोथ के नंबर इलेक्शन से पहले सरकार ने रिवील किए हैं। देखो आज की क्लास जो है बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स से बनी है। जीडीपी आएगी, जीवी आएगी, और बीच बीच में आपको लगेगा कि आप लॉस्ट हो गए हैं। ये इकोनॉमिक आर्टिकल्स ऐसे ही होते हैं कि आप आगे वाला पढ़ते हैं और पीछे वाला भूल जाते हैं। तो कोशिश अपनी ये है कि इन आंकड़ों के बीच में जो कहानी है उस कहानी को पकड़ें। ये एक बिल्कुल स्टोरी की तरह लिखा हुआ आर्टिकल है, अपने को पकड़ना है स्टोरी को, और इसी अप्रोच को आपको इकोनॉमिक आर्टिकल्स पे लगाना होता है। तो इस अप्रोच को सीखने की आप कोशिश करें। शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। जो भी इस क्लास में आपको सिखाया जाए इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है, ताकि आपको 8 में से 8 नंबर मिले। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा क्विज़ के। आइए क्लास को शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। देखिए, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आंकड़े, फैक्ट्स का मतलब होता है तथ्य। स्टैटिस्टिक्स वर्ड को पढ़ना तो सब जानते हैं, लेकिन बोलना थोड़ा सा, ठीक है ना, जुबान आपकी लड़खड़ा जाएगी अगर आप बोलोगे तो। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, इसको बोलते हैं स्टैटिक, क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स बोलते हैं ना। तो ये स्टैटिक्स नहीं है, ठीक से बोलना सीखो, सही वर्ड बोलो, स्टैटिस्टिक्स है ना, आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स। बात की जा रही है ऑन द नेशनल इनकम डेटा रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। बात हो रही है नेशनल इनकम डेटा की, जीडीपी के डेटा की, जो रिलीज किया गया है NSO नाम की संस्था के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल जिसका ऑफिस जिसका नाम है। चलिए, अब नेशनल इनकम डेटा क्या बोलता है देश का। टाइटल पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहा है जी, जीडीपी नंबर्स ब्रिंग चेयर इन इलेक्शन ईयर एंड मेरिट मोर स्क्रूटनी। कह रहे जो जीडीपी के नंबर्स हैं, अब क्या नंबर्स हैं जीडीपी के, जीडीपी कितनी बढ़ी, पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई, है ना, ये सब चीज़ें होती है जीडीपी नंबर्स। कह रहे जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो ब्रिंग करते हैं, यानी लेकर के आते हैं चीयर को, खुशी को, और कब, इलेक्शन वाले ईयर में 2024 में। कह रहे और एंड यही नंबर्स ऐसे भी नंबर्स हैं जो मेरिट करते हैं, रिक्वायर करते हैं, डिजर्व करते हैं और गहरी जांच को, यानी कि स्क्रूटनी को। समझ पाए इस बात को। नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं। इलेक्शन से पहले सरकार ने बताया कि जीडीपी ऐसे भाग रही है 200 की रफ्तार पे, है ना, लेकिन इन नंबरों में कुछ ना कुछ आपको लगेगा देख करके, इसलिए एक्सपर्ट्स को इन नंबर्स की स्क्रूटनी करनी चाहिए, सरकार कहाँ से ये आंकड़ा लेकर के आई है। नंबर्स आपका सब्जेक्ट है, ब्रिंग इसकी वर्ब है, दूसरी वर्ब है मेरिट। मेरिट वर्ड आप बड़े अच्छे से जानते होंगे। 8वीं 10वीं 12वीं में जब आपके नंबर्स अच्छे आते हैं तो आपकी एक मेरिट लिस्ट में नाम भी आता है ना। कोई एग्जाम क्रैक करते हो तब भी आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट वर्ड का नाउन फॉर्म में मतलब होता है वर्दीनेस, वैल्यू। मेरिट लिस्ट में उन्हीं बच्चों का नाम होगा जो वर्दी होंगे, है ना, उस एग्जाम में जिनकी वैल्यू होगी, जिनके मार्क्स अच्छे होंगे। और वहीं से मेरिट नाम की वर्ब बनाई गई है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को वर्दी या रिक्वायर्ड बनाना। ये आंकड़े रिक्वायर्ड बनाते हैं, जरूरी बनाते हैं, वर्दी बनाते हैं, और ज़्यादा स्क्रूटनी को, और ज़्यादा जांच को। तो मेरिट नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म्स में यूज़ होता है, दोनों को ध्यान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की समरी आपको देंगे, सारे वर्ड्स देख लो, सारे भारी भारी कम वर्ड साइज हो, बिविल्डरमेंट है ना, इस तरह के 5-6 वर्ड शुरू में एक साथ देख लोगे तो बाद में पढ़ते हुए डिस्टर्बेंस नहीं होगी। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सअप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सअप।
ऑलराइट, वो कैब शीट है अपनी, 5 वर्ड्स हैं, थोड़े भारी वर्ड्स हैं आज, ठीक है। शीट को ऑफ कोर्स डाउनलोड कर लेना आप टेलीग्राम ग्रुप से, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। चलिए मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ। फर्स्ट वर्ड है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड जो वर्ड है ना, स्टैगर्ड, इसके 2 मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग है कोई आदमी जो स्टैगर हो गया हो। स्टैगर होना यानी लड़खड़ाना। स्टैगर्ड मतलब जो वॉक करने में प्रॉपरली अनेबल हो। जब आप किसी ने आपको मारा हो, पीटा हो, आप चल ना पाए, या किसी ने आपको अचानक से कोई सरप्राइज दिया हो, बहुत बड़ा आपको धक्का लगा हो, है ना, इमोशनल तौर पे, तो आप स्टैगर्ड होते हैं, आप अपना आपा खो बैठते हैं, ठीक से चल नहीं पाते हैं। तो पहला वाला मीनिंग तो वो है ना। दूसरा मीनिंग स्टैगर्ड वर्ड का होता है किसी चीज़ का अरेंज होना सिस्टमैटिक ऑर्डर में। जैसे आप मूवी हॉल में गए तो एकदम आप वहाँ चेयर्स देखोगे, स्टैगर्ड मैनर में देखोगे, ऐसे 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 ऐसे, फिर पीछे ऐसे ऐसे ऐसे, समझ पा रहे हो? तो ये होता है स्टैगर्ड मैनर, एकदम सिस्टमैटिक ऑर्डर वाला तरीका। दोनों ही मीनिंग्स इस वर्ड के होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, दोनों आपको आने चाहिए। अब यूज़ भी करके दिखाता हूँ। शी वॉज स्टैगर्ड एट द साइट ऑफ द डॉग। वो स्टैगर्ड थी, बहुत सरप्राइज थी, ठीक से चल नहीं पा रही थी कुत्ते को देखते ही, एट द साइट ऑफ द डॉग। कुछ लोग डरते हैं ना कुत्तों वुत्तों से, तो कुत्ते को देखते ही लड़खड़ाने लगी, ठीक से चलना बंद कर गई। दूसरा मीनिंग देखो, द कोच स्टैगर्ड द प्लेयर्स इन द फील्ड। कोच ने सिस्टमेटिकली स्टैगर कर दिया प्लेयर्स को फील्ड के अंदर, मैदान के अंदर, है ना। एक तू यहाँ खड़ा हो जा, तू वहाँ खड़ा हो जा, तू वहाँ, ऐसे करके स्टैगर कर दिया। अब स्टैगर्ड को बिविल्डर्ड भी बोलते हैं। बिविल्डर्ड या एक्सट्रीमली सरप्राइज या कंफ्यूज्ड। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, किसी चीज़ को देख करके मुंह खुल जाता है ना आपका बड़ा सा, है ना, उसको आप बोलते हैं आई एम बिविल्डर्ड, या आई एम कन्फाउंडेड, या आई एम स्टैगर्ड। तो ये पहला वाला मीनिंग जो है स्टैगर्ड का, उसका सिनोनिम आज देखेंगे आप आर्टिकल में, बिविल्डर्ड। जब हक्के बक्के हो जाना और कुछ समझ ना आना कि क्या हुआ, बिविल्डर्ड। चलिए अगली अपने पास फ्रेजल वर्ब है आयरन आउट। बड़े अच्छे से समझाया हुआ इसको मैंने। आयरन का मतलब होता है इस्त्री, और वो वाली इस्त्री नहीं, वो वाली इस्त्री। कौन सी वाली? अरे कपड़ों वाली भाई, जो आप प्रेस करते हो। अगर आपने कपड़े को प्रेस के जरिए, इस्त्री के जरिए स्मूथ कर दिया, उसके अंदर की सल निकाल दिए, है ना, तो सल निकालने के बाद क्या होगा? आप उसको आयरन आउट कर रहे हैं ना, कपड़े को स्मूथ बना रहे हैं आप, उसकी सलवटें जो है, क्रीज जो है, सारी की सारी दूर कर रहे हैं। तो आयरन आउट का मतलब ही होता है ये, किसी चीज़ को स्मूथ बनाना, रिजॉल्व करना, किसी मामले को सेटल करना। समझ पाए? आयरन आउट करना। वहीं इस्त्री से जोड़ के रखोगे तो याद रहेगा। अ मीटिंग वॉज कॉल्ड टू आयरन आउट द डिफरेंसेस। एक मीटिंग को बुलाया गया था सुलझाने के लिए, सेटल करने के लिए डिफरेंसेस को, मतभेदों को। और किन के बीच? बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच। ठीक है, तो ये वर्ड आप आर्टिकल में जब देखेंगे, आयरन आउट तो नहीं देखेंगे, इसकी सिनोनिम होता है रेकनसाइल। रेकनसाइल, रेकनसाइल वर्ड अकाउंटिंग में बहुत यूज होता है। जब दो चीज़ों को आप मिलाते हैं आपस में, तो आप उनको रेकनसाइल करते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप अकाउंटिंग जानते हो तो आपको पता होगा डेबिट्स और क्रेडिट्स बराबर होंगे, है ना, आवक जावक जिसको बोलते हैं अपने, तो आप इन दोनों को रेकनसाइल करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर दोनों हिस्से बराबर होते हैं, है ना, तो वो रेकनसाइल करना होता है, हिसाब मिलाना। चलिए अगला वर्ड अपने पास प्रोग्नोसिस और प्रोग्नोस्टिकेशन। बड़ा सिंपल सा वर्ड है, बड़ा है लेकिन दिखता बड़ा है, वैसे सिंपल है। आपने एक वर्ड सुना होगा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है जांच, पता लगाना किसी चीज़ का। जैसे आपने शुगर का टेस्ट करवाया, है ना, डायबिटीज़ का, तो आप डायबिटीज़ को डायग्नोसिस करवा रहे हो अपना ब्लड वर्क करवा के। प्री डायग्नोसिस का मतलब होता है पहले से ही डायग्नोसिस करना किसी चीज़ का। आप अपना खुद का टेस्ट करवा रहे हो बार बार देखने के लिए कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। आप प्री डायग्नोसिस कर रहे हैं, बीमारी होने से पहले ही आप जो है डायग्नोसिस कर रहे हैं। तो प्री डायग्नोसिस करके आप कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की कि आगे क्या होगा, और यही से वर्ड बना है प्रोग्नोसिस या प्रोग्नोस्टिकेशन, प्री डायग्नोसिस से। ठीक है, आगे का पता लगाना, एस्टिमेट करना, फोरटेल करना, जो है प्रिडिक्ट करना। द लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस या प्री डायग्नोस्टिक या प्रोग्नोस्टिकेशन फॉर द इकॉनमी इज रादर डिसअपॉइंटिंग। अगर लॉन्ग टर्म का प्रोग्नोसिस देखेंगे, बहुत लंबे वक्त का जायजा लेंगे आप, एस्टिमेशन करेंगे इकॉनमी का, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा, बहुत ही निराशाजनक होगा। प्रोग्नोसिस को या प्री डायग्नोसिस को एस्टिमेशन, प्रोजेक्शन, प्रिडिक्शन या प्रेसेज भी बोलते हैं। यू सी द वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है आज का, फैक्टर इन। चलो मैथ से जोड़ के बताता हूँ इसको। देखो हर वर्ड को बनाया कैसे अंग्रेजों ने, ये सिखा रहा हूँ मैं आपको, बस वही सीखना है ना अपने को, तो याद रखना पड़े तो याद रख सके बिना रट्टा मारे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 के क्या फैक्टर्स हैं,
4 एक नंबर है, इसके क्या फैक्टर्स हैं? तो फैक्टर्स इसके होंगे 2 इंटू 2 इंटू 1। याद है ना, फैक्टर्स किए होंगे आपने मैथ्स के अंदर 10वीं 12वीं के अंदर, अगर मैथ्स पढ़ी है तो अच्छे से, है ना। 6 के क्या फैक्टर्स हैं? 2 इंटू 3 इंटू 1। तो फैक्टर क्या होता है? एक टुकड़ा, एक हिस्सा किसी भी चीज़ का। और फैक्टर इन करना फ्रेजल वर्ब वहीं से बनाई गई है, किसी चीज़ के जुड़े हुए किसी हिस्से को अपने कैलकुलेशन में लेना, इन कर लेना, अंदर ले लेना। टू टेक समथिंग इन टू कंसिडरेशन, जो चीज़ रेलिवेंट है, आपकी चीज़ से जुड़ी हुई है, उसका एक फैक्टर है, आपने उसको अपनी कैलकुलेशन में ले लिया तो फैक्टर इन कर लिया। यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे करोगे फैक्टर इन। मान लीजिए आप घर से निकले स्टेशन के लिए और टाइम लगता है 30 मिनट, ठीक है। लेकिन आप दोपहर में निकले हो, लंच टाइम में, जब सब लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, आपको पता है 30 मिनट में नहीं पहुंच पाऊंगा, तो आपने दोपहर का टाइम फैक्टर इन किया अपनी कैलकुलेशन में, और आप 30 की बजाय 40 मिनट लेकर के निकले अपने घर से, तो आपने फैक्टर इन किया। ऐसे आप फैक्टर इन करेंगे चीज़ों को। पीपल मेक द मिस्टेक ऑफ नॉट फैक्टरिंग इन द वैल्यू ऑफ देयर टाइम। लोग यही गलती करते हैं फैक्टर इन ना करने की, कैलकुलेशन में ना लेने की, अपने वक्त की कीमत को, वैल्यू ऑफ देयर टाइम को। और कब? वाइल इंगेजिंग इन लीजर एक्टिविटीज़, जब वो इंगेज करते हैं लीजर एक्टिविटीज़ में, मौज मस्ती वाली एक्टिविटीज़ में। लीजर क्या होता है? तफरीह। ऐसे ही कुछ देख लिया, कुछ टीवी चला लिया, घूम लिया, गपशप कर लिया। तो लोगों को इन लीजर एक्टिविटीज़ के अंदर याद ही नहीं रहता है कि उनका टाइम कितना कीमती है और कितना उनको इन एक्टिविटीज़ में देना चाहिए। टेक इनटू अकाउंट भी बोलते हैं फैक्टर इनको। चलिए वर्ड आप आर्टिकल में फ्रेजल वर्ब देखेंगे। लास्ट वर्ड आज का ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है सपोर्ट किसी चीज़ के लिए। जब टायर सड़क पे चलता है तो सड़क से टायर को एक फ्रिक्शन मिलता है, अगर वो फ्रिक्शन ना हो तो टायर आगे नहीं बढ़ेगा। पता है आपको ये बात? कभी टायर को आप बर्फ़ में चला के देखना, टायर का मतलब किसी बाइक को या साइकिल को या किसी गाड़ी को बर्फ़ के अंदर, अगर बर्फ़ जमी हुई है सड़क पे, तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, उसको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। वो फ्रिक्शन जो है, जो गाड़ी को आगे बढ़ाता है, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं सपोर्ट या ट्रैक्शन। समझ गए? द आइडिया ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल स्टिल नॉट गेनिंग ट्रैक्शन इन द रूरल इंडिया। जो ख्याल है पॉपुलेशन कंट्रोल का, अभी भी उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो ट्रैक्शन को गेन नहीं कर रहा है रूरल इंडिया में, गांवों वाले भारत में। ठीक है, तो ये वर्ड आप आर्टिकल में ट्रैक्शन देखेंगे। गेन ट्रैक्शन नाम की फ्रेजल वर्ब होती है, या यूं कहते हैं ईडियम होती है, किसी चीज़ का सपोर्ट को पा लेना। चलिए डिटेल में हो गए 6-5 वर्ड्स। अब आ जाओ आर्टिकल पे एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि सरकार ने 8.4% बताया पिछले क्वार्टर की जीडीपी की ग्रोथ का आंकड़ा। पिछला क्वार्टर यानी सितंबर से दिसंबर 2023 का। हर 3 महीने की जीडीपी निकाली जाती है क्वार्टरली, फिर उसकी ईयरली निकाली जाती है एवरेज। तो ये 8.4 का आंकड़ा बहुत अच्छा आंकड़ा है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये 8.4 का आंकड़ा जो एस्टीमेट से उनसे 1.5% ज़्यादा है। एस्टीमेट था 7% का, 7.25% का, अचानक से आ गया 8.4। तो बड़े खुश हैं लोग इस आंकड़े को देख करके, लेकिन कुछ लोग इस आंकड़े के पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से पूछ रहे हैं आपने निकाला कैसे है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इलेक्शन से पहले का माहौल है तो ऐसी चीज़ें होना लाजमी है। सिर्फ इतना ही काम करना चाहिए कि लोगों को देखना चाहिए ये आंकड़ा कैसे निकाला गया है, और वो इस आर्टिकल में आपको बताया भी गया है ना। पूरा टेक्निक बताया जाएगा आपको, आंकड़ा कैसे निकाला है, निकालने में क्या हेर फेर हुए हैं जिससे इस आंकड़े को बढ़ा के दिखाया गया है। मैथमेटिकली आपको कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाएंगे। चलिए समझ गए। तो ये पॉलिटिकल डिस्कशन वैसे है नहीं, तो पॉलिटिकल बनाना भी मत इसको, अपने को सिर्फ इसको इकोनॉमी के हिसाब से देखना है कि सरकार चाहे तो कैसे किसी भी फिगर को ऊपर नीचे कर सकती है। शुरू करें, कहानी की तरह पढ़ो इसको। आज की टोन है एनालाइज कर रहा है इस आंकड़े को। कह रहा द लेटेस्ट इकोनॉमिक नेशनल इनकम डेटा रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या एनएसओ लास्ट वीक हैव जनरेटेड अ फेयर अमाउंट ऑफ एक्साइटमेंट एज वेल एज बिविल्डरमेंट। कह रहा है जो नया नेशनल इनकम डेटा आया है, लेटेस्ट आया है, जो अभी अभी आया है, और कौन सा डेटा? जो कि रिलीज्ड है। अब देखो रिलीज यहाँ पे एडजेक्टिव है इस डेटा के लिए, डेटा ने कुछ रिलीज नहीं किया है, डेटा जो कि रिलीज्ड है। और किसके द्वारा है ये भी बता दिया, देखो एडजेक्टिव के साथ में बाय लगा के। जो रिलीज्ड है एनएसओ के द्वारा, इस सरकारी संस्था के द्वारा। और कब रिलीज्ड है? लास्ट वीक, पिछले वीक। कह रहा है ये डेटा जो है ना, ये डेटा ने जनरेट किया है बहुत सारी एक्साइटमेंट को, बहुत सारे उत्साह को, और साथ ही साथ बहुत सारी कन्फ्यूजन को, सरप्राइज को, बिविल्डरमेंट को। तो इस डेटा से कुछ लोग बड़े खुश हैं और कुछ लोग बड़े कन्फ्यूज्ड हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं लाए कहाँ से हो, ये कैसे बना दिया 8.4, है ना।
चलिए, डेटा की वर्ब है हैव जनरेटेड। डेटा एक प्लूरल नाउन है, आप जानते होंगे। सिंगुलर फॉर्म होती है डेटम, याद है ना। तो डेटम से बनाया डेटा, डेटा हो गया प्लूरल, प्लूरल की वर्ब होगी हैव जनरेटेड। दूसरी, सारे नाउन्स ऐसे याद कर लो जो डाटा डेटम से चलते हैं। पोडिया पोडियम, मीडिया मीडियम, अडंडा अडंडम, कोरिगंडा कोरिगंडम, याद है ना सारे। चलो, बैक्टीरिया बैक्टीरियम। विविल्टरमेंट आप जानते होंगे, कन्फ्यूजन को बोलते हैं। कह रहे वाइल द मार्केट्स हैव चीयर्ड द एनएसओ's एस्टिमेट ऑफ a robust 8.4% year-on-year growth in real gross domestic product or GDP in October, November, December quarter. Some economists have been hard pressed to reconcile the sharp differences of well over 100 basis points. लंबा सेंटेंस है। अब यही बता रहा है कि एक्साइटेड कौन है और कंफ्यूज्ड कौन है, दोनों तरह के लोग किस तरह के लोग हैं। कह रहा है जहां अगर बाजारों की बात करें, मार्केट्स की बात करें, बात कर रहा है इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट की। कह रहा है उन्होंने चीयर किया है, खुशी दिखाई है एनएसओ के एस्टिमेट को, एनएसओ के इस डेटा को, जो है एक मजबूत यानी रॉबस्ट 8.4% की रियल ग्रॉस जीडीपी में। रियल ग्रॉस जीडीपी का मतलब है वो जीडीपी जिसमें इन्फ्लेशन को फैक्टर इन कर लिया गया है। 8.4% जीडीपी बढ़ी है, लेकिन इन्फ्लेशन को निकाल के, समझ गए ना, या इन्फ्लेशन को डिस्काउंट करके। इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो शायद 15% बढ़ी होगी, वो नहीं देख रहे हम, इन्फ्लेशन को हटा दो, रियल जीडीपी निकाली है हमने। और ये है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का मतलब पता क्या है भाई, इस अक्टूबर से दिसंबर वाला जो क्वार्टर हमने 2023 का निकाला है, इसको हमने कंपेयर किया है अक्टूबर से दिसंबर का क्वार्टर 2022 का, है ना। तो क्वार्टर को हमने पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया है, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं जहाँ पे शेयर मार्केट्स हैं उन्होंने बड़े अच्छे से खुशी मनाई है इस मजबूत डेटा की, जो है जीडीपी में 8.4% की रियल ग्रोथ का ईयर ऑन ईयर। और कब, इस वाले क्वार्टर में, दिसंबर अक्टूबर नवंबर। कह रहे वहीं कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ अर्थशास्त्री हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो हार्ड प्रेस्ड हैं, जो बहुत जोर दे रहे हैं अपने आप पे, हार्ड तरीके से प्रेस हो गए हैं, बहुत तनाव में है वो। और क्यों, कि रिकनसाइल कैसे करें, हिसाब कैसे मिलाएं इस बड़े से डिफरेंस का, शार्प डिफरेंस का। और शार्प डिफरेंस किसका है, 100 बेसिस पॉइंट्स का। और ये किस किस के बीच में है, ये है बिटवीन एंड लगा के बता रहे हैं, बिटवीन द ऑफिशियल एस्टिमेट्स एंड देयर प्रोजेक्शंस दैट मैनी ऑफ देम मेड। ये डिफरेंस है सरकारी आंकड़े के बीच में, ऑफिशियल एस्टिमेट के बीच में 8.5% का, और इन इकोनॉमिस्ट की जो प्रोजेक्शन थी, जो प्रोग्नोसिस था, जो इनका अंदाजा था, जो कि इन दोनों ने, कई लोगों ने कर चुके थे पहले से। तो ये इकोनॉमिस्ट तो बोले थे 7 बढ़ेगी, 7.2 बढ़ेगी, 7.4 बढ़ेगी, सरकार अचानक से आके बोली 8.4 बढ़ गई। तो ये सब के सब जो है ना परेशान है कि हिसाब कैसे मिलाएं। सरकार से दुश्मनी नहीं है इनको, लेकिन इन इकोनॉमिस्ट का काम होता है कि हिसाब मिला करके अपनी रिपोर्ट पब्लिश करना। इनसे 100 बेसिस पॉइंट का हिसाब नहीं मिल रहा। चलो, अब 100 बेसिस पॉइंट्स क्या होते हैं, 8.4 में से अगर 100 बेसिस पॉइंट कम करूंगा तो ये बन जाएगा 7.4, समझ गए। अगर 50 बेसिस पॉइंट कम करूंगा तो ये बन जाएगा 7.9। अगर 10 बेसिस पॉइंट कम करूंगा तो बन जाएगा 8.3। तो ये जो 0.1 होता है वो 10 बेसिस पॉइंट्स होता है, और पूरा 1% होता है 100 बेसिस पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे इसको समझ पाएंगे आप। चलिए, लंबा सेंटेंस, कहानी समझ में आ रही है ना। मार्केट्स की वर्ब है हैव चीयर्ड, इकोनॉमिक्स की वर्ब है हैव बिन, मैनी की वर्ब है हैव मेड। रेकनसाइल करना, मिलाना हिसाब को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे द रिलीज ऑल्सो पॉजिट्स that real GDP grew by 8.2% and 8.1% respectively in the first and second quarters of the current fiscal। कह रहे ये जो रिलीज आया है एनएसओ का, जो डेटा आया है अभी, ये साथ ही साथ ये भी पॉजिट करता है। पॉजिट करना यानी किसी फिगर को, किसी बात को सबके सामने रखना और बहुत अच्छे से रखना, अज्यूम करके, है ना, हाइपोथेसाइज करना। ऐसा समझ लो, किसी बात को सबके सामने रखना, एक थ्योरी को सबके सामने रखना। तो ये जो रिलीज है ये इस चीज़ को भी पॉजिट करता है, इस थ्योरी को भी सबके सामने रखता है कि जो रियल जीडीपी है वो ग्रो की थी 8.2 और 8.1 रिस्पेक्टिवली। और कब, पहले और दूसरे क्वार्टर्स में इसी करंट फिस्कल ईयर के। पहले में 8.2, दूसरे में 8.1, तीसरे में 8.4। तो ये इन्होंने बताया। कह रहा है और ये क्या है, 40 and 50 पॉइंट्स क्विकर देन इट हैड एस्टिमेटेड अर्लियर। ये 40 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा तेज है, क्विकर है, बजाय उसके जो सरकार ने खुद ही एस्टिमेट किया था पहले। तो सरकार ने तीसरे क्वार्टर का जब डेटा बताया तो पहले और दूसरे क्वार्टर के डेटा को भी रिवाइज करके बताया। पहले सरकार ने पहले क्वार्टर का क्या बताया था डेटा, 7.8, 40 बेसिस पॉइंट कम, और दूसरे क्वार्टर का बताया था 7.6।
लेकिन इस 8.4 से पहले इन दोनों को भी सरकार ने बदल दिया। सरकार है बदल सकती है, सरकार बोल सकती है हमसे गलती हो गई, हमने नया कुछ सिस्टम किया उसमें बढ़ गया। चलो, रिलीज की वर्ब है पॉजिट्स, जीडीपी की वर्ब है ग्रू, इट की वर्ब है हैड एस्टिमेटेड। पास परफेक्ट लगाया गया इस टेंस में यहाँ पे, क्योंकि ये पहले एस्टिमेट हो चुका था, ये वाले दोनों फिगर्स जो हैं अब उनको फिर से रिवाइज किया गया है। और क्या हुआ, कह रहा है जी अब फुल ईयर की बात करेगा। फुल ईयर रियल जीडीपी ग्रोथ टू इज नाउ फोरकास्ट एट 7.6%, 30 basis points faster than the 7.3% it had estimated as recently as in January। कह रहे पूरे साल की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो भी अब फोरकास्ट हो गई है, उसको भी अब फोरकास्ट कर दिया गया है। ठीक है, फोरकास्ट करना किसी चीज़ को पहले से बताना है, उसका प्रिडिक्शन करना। और कितना किया गया है, 7.6%, जो कि 30 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है, फास्टर है, क्विकर है उस 7.3% ग्रोथ के आंकड़े के जो सरकार ने खुद ही एस्टिमेट किया था। और कब, ज़्यादा पहले नहीं, अभी अभी एज रिसेंटली एज जनवरी के अंदर। तो बिल्कुल फरवरी के अंदर सरकार के सारे आंकड़े बदल चुके हैं। सरकार के हिसाब से पिछले एक महीने में इन्होंने जो कैलकुलेशन की, इकॉनमी बहुत तेज़ी से भाग रही है जो इन्होंने बताया था उसके बजाय। तो रियल जीडीपी पूरे साल की बताई जा रही है 7.6, पहले बताई जाती थी 7.3। ठीक है, इट की वर्ब है हैड एस्टिमेटेड, ये तो हो गया। जीडीपी ग्रोथ है इज फोरकास्ट, इट की वर्ब है हैड एस्टिमेटेड सरकार के लिए। चलिए, अब बताएगा रीजन क्या है, ये अचानक से क्यों बढ़ गया सरकारी आंकड़ा। कह रहा है जी अ फैक्टर बिहाइंड द अपग्रेड्स इन द करंट फिस्कल्स इनकम एस्टिमेट्स इज द एनएसओज रिविजन्स टू द एस्टिमेट्स फॉर 2021-22 एंड 2022-23। कह रहा है जी ये सारा इसलिए बढ़ा है क्योंकि एक फैक्टर इसके पीछे ये है, एक कारण ये है इन अपग्रेड्स का करंट फिस्कल के इनकम में एस्टिमेट्स में, वो है एनएसओ का रिवीजन कर देना एस्टिमेट्स को पिछले 2 सालों के। समझ पाए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर होता है सारा काम या ईयर ऑन ईयर होता है। पिछले साल और उससे पिछले साल के एस्टिमेट बदल दिए सरकार ने, अचानक से बोला ओहो 2021-22 में तो गलती हो गई थी, हमने आपको ये बताया, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा है। तो 2021-22 जब बेस बदला तो 22-23 जो है वो बदल गया। समझ पा रहे हो आप, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है बेस के हिसाब से, ये बेस बदला तो ये बदल गया और इस बेस की वजह से करंट ईयर बदल गया। ये फैक्टर है सबसे बड़ा, फैक्टर की वर्ब है इस। अब देखो क्या रिवीजन हुए। While the revisions to 2021-22 data have resulted in that year's real GDP growth being raised by 60 basis points to 9.7%. A fallout is the consequent scaling down of 2022-23 GDP expansion to 7%. कह रहा है जहाँ जो रिवीजन हुए हैं और कहाँ हुए हैं 2021-22 के डेटा में, कह रहा वहाँ जहाँ वो रिजल्ट हुए हैं, जहाँ उनका परिणाम निकला है, उस ईयर की रियल जीडीपी ग्रोथ के रेज हो जाने में या बढ़ जाने में 60 बेसिस पॉइंट्स के द्वारा, और बढ़ के कहाँ गई है 9.7% पे। समझ पाए, 2021-22 का डेटा अभी एक महीना पहले तक सरकार जो बताती आई है, पुराना हो गया ना, 2021-22 तो चला गया। तो सरकार का फाइनल डेटा हुआ करता था 9.3%, लेकिन अचानक से फरवरी में सरकार ने इस पुराने डेटा को बदल दिया और इसको 60 बेसिस पॉइंट बढ़ा के 9.7% बना दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ जी, एक फॉल आउट आया, एक कॉन्सिक्वेंस आया इस चीज़ का। वो आगे जाके क्या आया कॉन्सिक्वेंट, कि स्केल डाउन हो गया या कम कर दिया गया 2022-23 के जीडीपी एक्सपांशन को 7% पे। समझ पाए, और कहाँ से, फ्रॉम द अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 7.2%, पुराने एस्टिमेट से जो था 7.2% का। भाई 2022-23 जो है 2021-22 के मुकाबले ही ग्रोथ दिखाएगा। ग्रोथ तो अपने ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं पिछले साल के हिसाब से। तो नीचे रखेंगे 2021-22 का डेटा और ऊपर रखेंगे 2022-23 का डेटा, ऐसी ग्रोथ निकलेगी। अब मान लो 21-22 के डेटा को मैं बढ़ा दूं तो 22-23 की ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा ही होगा ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रख करके आप बनाओगे तो बस यही हुआ है। इसकी हो गई 7.2 से 7, ऊपर वाले की 22-23 की, क्योंकि नीचे वाले को आपने 9.7 कर दिया 9.3 से। ये समझो कहानी। रिविजन्स की वर्ब है हैव रिजल्टेड इन, ये आए हैं 21-22 के डेटा में। फॉल आउट का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस, इसकी वर्ब है इज, और कॉन्सिक्वेंस ये है 22-23 का कम हो गया 7.2 से 7। स्केल डाउन करना, किसी चीज़ के स्केल को, लेवल को नीचे लाना, किसी आंकड़े में कटौती करना। कह रहा है जी गिवन दैट रिविजन्स टू अ प्रीवियस ईयर्स डेटा automatically alter the year-on-year pace of growth. The base effect is a crucial element. कह रहा जी देखते हुए इस चीज़ को गिवन दैट कि रिविजन्स जो हैं प्रीवियस ईयर के डेटा में वो ऑटोमेटिकली ऑल्टर कर देते हैं। जो भी बदलाव आता है प्रीवियस ईयर के डेटा में वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है
ईयर ऑन ईयर पेस ऑफ ग्रोथ को, साल दर साल रफ्तार को जो है ग्रोथ की, वो जैसे मैंने आपको बताया ऊपर 22-23 का, नीचे 21-22 का, है ना। कह रहे इसीलिए जो बेस इफेक्ट है, जो नीचे बेस का इफेक्ट है, वो बहुत क्रूशियल एलिमेंट है, जरूरी चीज़ है, दैट हैज़ टू बी फैक्टर्ड इन, जिसको फैक्टर इन किया ही जाना चाहिए वाइल गेजिंग द इम्पोर्ट ऑफ हेडलाइन नंबर्स, गेज करते हुए इम्पोर्ट को या इम्पोर्टेंस को हेडलाइन नंबर्स की। क्योंकि 22-23 कम हुआ है, इसलिए 23-24 बढ़ रहा है। जीडीपी वही ग्रो की है जो की थी, जो एस्टिमेट सबने लगाए थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, 21-22 के डेटा को बढ़ा दिया, उससे 22-23 का कम हो गया, और 22-23 का कम हुआ तो फिर 23-24 का बढ़ गया। समझ पाए ना। तो ऐसे कहानी चल रही है। तो ये आपको बेस इफेक्ट को देखना और तब पता लगेगा ये आंकड़े क्यों फटाफट बढ़ रहे हैं। चलिए, रिविजन्स की वो है ऑल्टर, ठीक है, रिविजन्स ऑल्टर कर देते हैं। डेटा को यहाँ हटा देता हूँ, किसी का सब्जेक्ट नहीं है ये, जस्ट ए मिनट, डेटा इज नॉट द सब्जेक्ट। रिविजन्स की वर्ब है ऑल्टर, दैट आया क्रूशियल एलिमेंट के लिए वर्ब है हैज़, फैक्टर इन करना, कैलकुलेशन में लेना, बेस इफेक्ट की वर्ब है यस। चलो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में इसने आपको बता दिया आंकड़ों में झोल कैसे है, पिछले आंकड़े चेंज होने से इस साल के आंकड़े बहुत तेजी में आ रहे हैं इलेक्शन से पहले। अब सेकंड पैराग्राफ में बताएगा सही तरीका क्या है, सही आंकड़ा क्या है, जीडीपी का क्या होना चाहिए। कह रहा है इन रियल प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी थर्ड क्वार्टर ग्रोथ वैल्यू एडेड और जीवीए ग्रोथ स्लो टू 6.5% फ्रॉम एन अपवर्डली रिवाइज्ड 7.7% पेस इन द प्रीसीडिंग जुलाई टू सितंबर पीरियड। कह रहा अगर रियल प्रोडक्टिव सेक्टर्स देखें इकोनॉमी के, कह रहा उनमें तीसरे क्वार्टर की जो ग्रोथ जीवीए है, जीवीए जो है जीडीपी से अलग होता है। जीवीए क्या होता है चलो आपको बाद में बताऊंगा, जीडीपी से फर्क इसका बताऊंगा आपको। तो कह रहा है यहाँ पे जो जीवीए नाम की जो चीज़ है ना, ये कम कर गई, स्लो हो गई, धीमी पड़ गई, 6.5% पे आ गई। और कहाँ से आई, इस अपवर्डली रिवाइज 7.7% पेस से ऊपर की तरफ रिवाइज किए गए 7.7% की रफ्तार से, जो इससे पहले वाले क्वार्टर में थी, प्रीसीडिंग जुलाई से सितंबर के पीरियड में हुआ करती थी। तो जीवीए जो है रियल जो है ग्रोस वैल्यू एडिड जो है इकोनॉमी की, वो कम हुई है। और कह रहे कैसे हुआ ये, एज आउटपुट इन द की रूरल एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर कॉन्ट्रैक्टेड 0.8%। कह रहे क्योंकि आउटपुट जो है इन चारों जो है की रूरल सेक्टर्स में, इंपॉर्टेंट रूरल एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग सेक्टर में, वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया या कम हो गया 0.8% अगर आप साल दर साल देखें। और क्या हुआ, एंड ग्रोथ मोमेंटम स्लोड सिक्वेंशली अक्रॉस 5 ऑफ द अदर 7 सेक्टर्स। और ग्रोथ का मोमेंटम धीमा पड़ गया, स्लो कर गया सिक्वेंसली, आगे जाकर के सीक्वेंस में 5 सेक्टर्स में 7 में से। और ये वही सेक्टर्स हैं दैट कंट्रीब्यूट टू जीवीए, जो कंट्रीब्यूट करते हैं जीवीए को। तो जीवीए को टोटल 9 सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, 4 तो ये लिखे हैं यहाँ पे और 5 बताए हैं यहाँ पे, 11 करते हैं ना, 4 तो यहाँ पे और 7 यहाँ पे। तो कह रहे जीवीए जो है इस बार कम होकर के आया है 6.5%, 7.7% पहले हुआ करता था उससे पहले वाले क्वार्टर में। और ये हमें कैसे पता लगा कम कैसे हो क्या है, इन 4 सेक्टर में तो ग्रोथ इतनी कम हो गई 0.8%। अब बाकी के 7 और बचे भाई, टोटल 11 से बना जीवीए, 4 तो लिख दिए, बाकी 7 और बचे। और कह रहा है उनमें भी ग्रोथ का मोमेंटम धीमा हो गया, बाकी 7 में से 5 में, बाकी 7 में से 5 में। और ये वही 7, 5 और 11 हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं जीवीए को बनाने में। ये बनाया सेंटेंस ऐसे। तो जीवीए आपको अगर किसी को पूछना हो इंडियन इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, तो जीवीए देखना चाहिए। जीडीपी के आंकड़े तो सरकार ऊपर नीचे कर देती है, ये जीवीए को आप ऊपर नहीं कर सकते। जीवीए की वर्ब है स्लोड, आउटपुट की वर्ब है कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ जाना। ग्रोथ मोमेंटम की वर्ब है स्लोड। चलो दैट आया सेक्टर्स के लिए, दैट की वर्ब है कंट्रीब्यूट। अब बताता हूँ आपको जीवीए क्या होता है। जीडीपी कैसे निकालते हैं, पूरे साल में जो भी हमने प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू प्लस में टैक्सेस। और जीवीए क्या होता है, टैक्सेस को माइनस कर दो, सिर्फ जो प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू। एक्चुअल में हमारी प्रोडक्शन जो है उसी की वैल्यू को हमें कंपेयर करना चाहिए इस क्वार्टर से अगले क्वार्टर में, इन्फ्लेशन को माइनस करके, है ना, वो बनता है जीवीए। पर वो जीवीए जो है वो रियल पिक्चर दिखाता है, उसमें कम दिखती है ग्रोथ। तो सरकार जीडीपी देखती है, टैक्सेस को भी जोड़ के बताती है। तो जीवीए से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन दूर होगा। और आगे बढ़ते हैं। कह रहे दैट द जीवीए ग्रोथ रेट इज अ फुल 119 basis points lower than the GDP's 8.4% pace is primarily because net indirect taxes are estimated to have surged 32% year on year in the last quarter। कह रहे दैट ये बात की, कौन सी बात, कह रहे कि जो जीवीए की ग्रोथ रेट है
वो 190 बेसिस पॉइंट कम है, धीमी है जीडीपी के 8.4% पेस से। 190 बेसिस पॉइंट निकालो 8.4 में से, 8.4 माइनस में 1.9 कितना हो गया 6.5। देखो 6.5 है ना जीवीए, तो बेसिस पॉइंट को माइनस प्लस करना सीखो। कह रहा है ये बात की कि ये जो जीवीए का नंबर है 6.5% का, ये पूरे 190 बेसिस पॉइंट कम है सरकार के इस बड़े आंकड़े से, जीडीपी के 8.4% के। कह रहा है वो इसलिए है, दैट इज, वो ऐसा इसलिए है प्राइमरली क्योंकि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, या यूँ कहते हैं जो जीएसटी है, वो एस्टिमेटेड है कि वो सर्ज कर चुके हैं, बढ़ चुके हैं 32% इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर। और कब? इन द लास्ट क्वार्टर। और ये सारा काम कैसे हुआ है? ये ऐसे हुआ है जी, लार्जली एज अ रिजल्ट ऑफ सब्सिडी पे आउट्स इंक्लूडिंग ऑन फर्टिलाइजर्स बीइंग ड्रास्टिकली लोअर। ये हुआ है मोटे तौर पे, एक रिजल्ट के तौर पे, नतीजे के तौर पे, सब्सिडी के जो पे आउट्स हैं, सब्सिडी का जो खर्चा है, जिसमें शामिल है फर्टिलाइजर की सब्सिडी, उर्वरक पर दी जाने वाली सरकारी मदद, उसके ड्रास्टिकली कम हो जाना, उसका बड़े स्केल पे धीमा पड़ जाना। तो सरकार ने सब्सिडियां बंद कर दी अचानक से। सब्सिडियां बंद करने से फर्टिलाइज़र महंगा हो गया, और भी चीज़ें भी महंगी हुई, और फर्टिलाइज़र महंगा हुआ तो सरकार को जीएसटी ज़्यादा मिला। कितना मिला? 32% ज़्यादा मिला। और इसकी वजह से जीवीए फिगर कम है और जीडीपी फिगर ज़्यादा है, क्योंकि उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी सरकार जोड़ के बैठी है, जो एक्चुअली सरकार को नहीं जोड़ने चाहिए। इस पर अलग डिबेट चल रही है, अगर आप किसी फोरम को ज्वाइन करें, इकोनॉमिक फोरम को, ठीक है ना। सरकार को टैक्सेस जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है जीडीपी में जोड़ने नहीं चाहिए थे। दैट की वर्ब है इज, जीडीपी ग्रोथ रेट की वर्ब है इज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वर्ब है आर एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड टू हैव सर्ज्ड, सर्ज का मतलब होता है बढ़ जाना, चढ़ जाना या इंक्रीज हो जाना। टू हैव सर्ज यहाँ पे पैसिव इन्फिनेटिव है। आज इसमें डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा मैं, बहुत लंबी क्लास हो जाती है। टैक्सेज आर एस्टिमेटेड टू हैव सर्ज, आप ऐसा समझ सकते हैं कि एस्टिमेट किए गए हैं कि वो सर्ज हो चुके हैं। परफेक्ट इन्फिनेटिव तब लगाया जाता है जब ये वाली वर्ब जो है इसके रिलेशन में दूसरी वर्ब पहले से हो चुकी हो, है ना। एस्टिमेटेड टू हैव सर्ज, पहले से काम सर्ज होने का हो चुका है। चलिए, करेक्ट टू दैट एक्सटेंट द जीवीए ग्रोथ रेट प्रेजेंट्स अ ट्रूअर पिक्चर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। अगर इस एक्सटेंट तक देखें तो जीवीए का जो फिगर है या ग्रोथ रेट है वो प्रेजेंट करती है ज़्यादा सच्ची पिक्चर को, तस्वीर को, इकोनॉमी की हेल्थ की, अर्थव्यवस्था की हेल्थ की। तो यहाँ पे सारी डिबेट सेटल हो गई कि इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है। जीवीए देखना है हमें, जीडीपी नहीं देखना है। जीडीपी का सरकार का कैलकुलेशन करने का सिस्टम बार बार बदल रहा है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, कहो तो यही करवा देता हूँ। चलो देखो, कॉन्सेप्ट ये कहता है बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनकी कोई भी डिग्री नहीं होती, ना कंपैरेटिव ना सुपरलेटिव, हमेशा उनकी पॉजिटिव डिग्री होगी। और ऐसा क्यों है? इनको याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आप देख लो, परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है जिसमें कोई कमी ना हो। अगर कोई चीज़ परफेक्ट है तो फिर उसमें मोर परफेक्ट की गुंजाइश क्या होगी? क्या मोर परफेक्ट कैसे हो सकता है? अगर कोई चीज़ वैसे ही परफेक्ट है तो उसको मोर परफेक्ट, द मोस्ट परफेक्ट ऐसा लिखना गलत होगा। अपने आप में ही परफेक्ट कंप्लीट होता है। सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर वाला, तो मोर सुप्रीम लिखने की क्या ज़रूरत है? जो चीज़ सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, तो फिर उससे ऊपर तो कुछ होगा नहीं। समझ पा रहे हो? पैरामाउंट भी होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो चीज़ ऑलरेडी द पैरामाउंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर मोर पैरामाउंट नहीं लिख पाओगे आप। एम्प्टी का मतलब है खाली, फुल का मतलब है भरा हुआ। खाली कब बोलोगे आप? खाली कब बोलोगे? जब कोई चीज़ एम्प्टी होगी। फुल कब बोलोगे? जब कोई चीज़ भरी हुई होगी। अगर ग्लास फुल है, पानी से भरा हुआ है, फुल है ऊपर तक, टू द ब्रिम बोलते हैं जिसको, तले तक ऊपर के, तो फिर उसको और फुल नहीं कर सकते, फुलर नहीं लिख सकते। समझ पा रहे हो ना? डेड है तो मर चुका आदमी, डेडर नहीं हो सकता। फेटल यानी जानलेवा, सर्कुलर यानी गोल, सर्कुलर यानी गोल, रेक्टेंगुलर यानी चौरस। तो अगर कोई चीज़ गोल गोल है तो फिर मोर सर्कुलर नहीं हो सकती। गोल से ज़्यादा गोल कैसे हो सकती है भाई? रेक्टेंगुलर से ज़्यादा रेक्टेंगुलर कैसे हो सकती है? कुछ तो आपको पढ़ के हंसी भी आएगी। प्रेग्नेंट, भाई प्रेग्नेंट कोई अगर है, कोई महिला है, कोई लेडी, तो मोर प्रेग्नेंट और मोस्ट प्रेग्नेंट का कोई लोचा ही नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं अंग्रेजी में जिनकी डिग्री आपको बनाओगे तो आपको खुद हंसी आएगी, तो आपको नहीं बनानी है। एक बार इनको पढ़ लो, दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। सारे के सारे इसी पैमाने पे आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये अपने आप में एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हैं। तो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स को कभी कभी आपका एग्जामिनर कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव में लिखेगा, जो आपको सही कर देना है। शी बिलीव्ड हर वेडिंग वॉज द मोस्ट परफेक्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ। वो ऐसा मानती है कि उसका वेडिंग डे, शादी का दिन, सबसे परफेक्ट मोमेंट था उसकी लाइफ का।
मोस्ट परफेक्ट नहीं बन सकता, परफेक्ट तो अपने आप में ही परफेक्ट है, तो वॉज परफेक्ट मोमेंट या द परफेक्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ। आफ्टर द इवेंट द रूम फेल्ट एम्प्टियर डिवॉइड ऑफ लाफ्टर एंड जो कॉन्वर्सेशन। इस घटना के बाद रूम खाली खाली लगने लगा या और ज़्यादा खाली लगने लगा, जो लाफ्टर और कॉन्वर्सेशन से डिवॉइड था, वंचित था। ना कोई हंस रहा था ना कोई बोल रहा था। इस घटना के बाद कमरा खाली खाली लग रहा था। तो पहले से ज़्यादा खाली लग रहा था, आप तो यही कहना चाह रहे हो एम्प्टियर। कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगी, एम्प्टी तो एम्प्टी होता है, EMPTR, ठीक है। रूम फेल्ट एम्प्टी। अमंग ऑल थ्योरीज प्रपोज्ड हर सीम ट्रूअर सपोर्टेड बाय कॉन्क्रीट एविडेंस। सारी उन थ्योरीज में जो प्रपोज की गई थी, उसकी जो थ्योरी थी वो सबसे सच्ची लग रही थी, सीम हो रही थी ट्रूअर, जो सपोर्टेड थी मजबूत एविडेंस के साथ। ट्रूअर नाम का एडजेक्टिव नहीं बन सकता, ट्रू है तो सच है, सच है तो फिर और सच्चा क्या होगा। सच्चे की भी कोई, भाई जिस सच को आप बदल सकें वो सच सच्चे नहीं है, एक कहावत भी आपने सुनी होगी। तो जो ट्रू है वो ट्रू है, ट्रू का ट्रूअर या ट्रूएस्ट ऐसा नहीं लिखना चाहिए, अंग्रेजी में ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, हर स्टोरी सीम ट्रू। तो ये याद रखेंगे, ये एडजेक्टिव्स पढ़ लो एक बार, एडजेक्टिव वाली क्लास में आपको करवाए भी गए हैं बेसिक ग्रामर में सारे। चलो यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ ट्रूअर लिखा है जो कि टेक्निकली नहीं होना चाहिए। बढ़े आगे, कह रहा है एंड even on the demand or expenditure side, the data on private consumption spending and government consumption expenditure in the third quarter reveal a lack of traction। कह रहा है जी ये GVA से तो आपने नाप के देख लिया इकोनॉमी नहीं बढ़ रही बहुत तेज़ी से जितनी सरकार बोल रही है। अगर आप ये भी देखें कि सरकार ने खर्चा कितना किया है, 8.4 बढ़ी है, तो सरकार ने खूब स्पेंडिंग की होगी, प्राइवेट सेक्टर ने भी खूब पैसा लगाया होगा, कमाया है तो लगाएंगे ही। कह रहा है अगर आप डिमांड देखें एक्सपेंडिचर साइड पे भी, तो जो डेटा हमें मिला है वो ये बताता है, और किस चीज़ पे, प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग और गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे थर्ड क्वार्टर में वो रिवील करते हैं लैक ऑफ सपोर्ट को, ट्रैक्शन को। भाई हमने कुछ खरीदा नहीं ज़्यादा, प्राइवेट सेक्टर ने कहीं नई फैक्ट्री नहीं लगाई, सरकार ने कोई सड़कें नहीं बनाई, तो 8.4 की GDP कहाँ आई और कहाँ चली गई, ये भी तो सवाल बनता है ना। कोई ट्रैक्शन हमें प्राइवेट कंजम्पशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में नहीं दिख रहा। चलिए डेटा की वो है रिपील, गेन ट्रैक्शन, लैक ऑफ ट्रैक्शन है ना, सपोर्ट गेन करना या सपोर्ट की कमी होना। कह रहा है वाइल प्राइवेट स्पेंडिंग ग्रू बाय अ मेयर 3.5% ईयर ऑन ईयर, गवर्नमेंट कंजम्पशन स्पेंडिंग एक्चुअली श्रैंक 3.2%। कह रहा है जी प्राइवेट स्पेंडिंग अगर देखें, आम आदमी ने जो खर्चा किया बाजार में जाकर के, वो सिर्फ 3.5% बढ़ा है। GDP बढ़ी है 8.5%, आम आदमी का खर्चा सिर्फ 3.5% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। वहीं सरकार का जो कंजम्पशन स्पेंडिंग है, सरकार का जो खर्चा है सड़कों पे, जो है इधर उधर की चीज़ों पे, है ना, वो एक्चुअली कम हो गया 3.2% से। पहले ज़्यादा हुआ करता था, इस बार 3.2% कम हो गया, ठीक है। चलिए प्राइवेट स्पेंडिंग जो है सब्जेक्ट है आपका, प्राइवेट स्पेंडिंग यानी प्राइवेट पर्सन की स्पेंडिंग, आपकी और मेरा खर्चा जो हम बाजार में करते हैं या कंपनियां करती हैं जब कुछ नया प्लांट, कुछ नया फैक्ट्री लगाती हैं। और ये गवर्नमेंट कंजप्शन की वर्ब, स्पेंडिंग की वर्ब है श्रैंक, श्रैंक करना, डिक्रीज हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट कर जाना। चलिए कह रहा है विद द जनरल इलेक्शन सेट टू बी अनाउंस्ड एनी डे नाउ, द हेडलाइंस ऑल्सो अराउंड द NSO डेटा सर्व एज ए प्री पोल टॉकिंग पॉइंट। कह रहा है साथ ही जनरल इलेक्शन के सेट होने के, कि वो अनाउंस होंगे अब कभी भी दिन, एनी डे, है ना, आज अनाउंस हो जाए कल अनाउंस हो जाए। कह रहे हैं इस चीज़ के साथ ही जो हेडलाइंस हैं NSO डेटा के ऊपर, वो काम करती हैं पोल से पहले के टॉकिंग पॉइंट का, इलेक्शन से पहले बातचीत का। तो ये ऐसा लग रहा है डेटा इलेक्शन को देख करके लाया गया है, कैलकुलेशन को बदल करके, स्पेंडिंग को कम करके, है ना, हर तरीके से। लेकिन एनालिसिस किया तो पकड़ में आ गया कि डेटा कैसे सरकार ने बनाया है। तो ये टॉकिंग पॉइंट का काम कर रही हैं, सरकार के लिए हवा बनाने का काम कर रही हैं ये हेडलाइंस। हेडलाइंस का मतलब है सब, वो है हेडलाइंस की सब। कह रहा है बट देयर मस्ट बी अ सोबर एनालिसिस ऑफ द रियल स्टेट ऑफ इकोनॉमी। कह रहा है लेकिन एक सोबर एनालिसिस, एक गंभीर एनालिसिस होना चाहिए रियल स्टेट का, रियल जो है अवस्था का हमारी इकोनॉमी की। और वो कौन सा एनालिसिस होगा, दैट ड्रॉज ऑन मल्टीपल स्टैटिस्टिकल सेट्स, जो ड्रॉ ऑन करे, जो बेस्ड ऑन हो, आधारित हो अलग अलग डेटा पॉइंट्स पे, स्टैटिस्टिकल सेट्स पे। जैसे हमने GVA को देखा, हमने सरकारी और प्राइवेट स्पेंडिंग को देखा, वहाँ से भी रियल स्टेट आपको पता लगनी चाहिए। ऐसा एक एनालिसिस हमें करना चाहिए, ठीक है। हवाबाजी में नहीं आना चाहिए। इलेक्शन से पहले सरकारों का यही काम होता है, अपने लिए हेडविंड्स को बनाना, है ना, अच्छी अच्छी न्यूज़ लाना। एनालिसिस की वर्ब है मस्ट बी, दैट की वर्ब है ड्रॉज ऑन, दैट आया है जो है एनालिसिस के लिए। सोबर का मतलब होता है गंभीर, क्रिटिकल, है ना, ग्रेव।
चलिए यहीं रैप अप करेंगे क्लास को। होपफुली कहानी आपको कहानी की तरह लगा ना। अब तो ऐसा फील आया होगा ना आपको कि दैनिक भास्कर की न्यूज़ पढ़ के आया हूँ कि सरकार ने डेटा से कैसे हेरफेर किया। तो बस ऐसे ही पढ़ोगे तो चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। चलो अब आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन क्या है जीडीपी और जीवीए के फिगर्स में तीसरे क्वार्टर के अंदर। क्या प्राइमरी आपको उल्टा लगा इन दोनों फिगर्स के अंदर? कॉन्ट्राडिक्शन समझते हैं ना, विरोधाभास। तो 4 कॉन्ट्राडिक्शंस मैंने आपको दिए हैं, खुद से पढ़ लो इनको, हिंदी इनकी करो, ट्रांसलेट करो और आपको सही वाला मिल जाएगा। और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन तो एकदम प्रीलिम्स लेवल का है। जिस बच्चे ने इन चारों को पढ़ लिया वो आंसर निकाल लेगा। आंसर मैंने फर्स्ट कमेंट में डाल भी दिया है, ठीक है, वहाँ से मैच कर लेना। सेकंड में क्या किया है जी, 2 फिलर्स हैं आपके पास सेकंड और थर्ड में। यहाँ पे गिवन और गिवन दैट में से एक यूज़ करना है और यहाँ पे स्प्रेड वर्ड का सही फॉर्म यूज़ करना है। तो स्प्रेड वर्ड जो है ये वर्ब आपको अच्छे से पता होगी, जिसकी खास वर्ब है ये। स्प्रेड, फोरकास्ट, कास्ट, है ना, कोस्ट, सेट, पुट, कट, हर्ट, हिट, याद है ना सारी वर्ब्स। तो उस वर्ब की सही फॉर्म को यहाँ यूज़ करना। और गिवन गिवन दैट के बीच का डिफरेंस भी आपको पता होगा, आज के आर्टिकल में भी पूछा गया है, आया है आपके पास। हालांकि मैंने अलग से शेयर नहीं किया, लेकिन कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट सभी को आते हैं। तो ये वाला आपको लगा के बताना है। चलो, गेन ट्रैक्शन ईडियम का मीनिंग पूछा है, आयरन आउट फेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है और प्रोग्नोस्टिकेट वर्ड का मीनिंग क्या होगा इन चारों में से, है ना। एक वर्ड को चूज़ करना है। बड़े इजी क्वेश्चन हैं सारे। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी इस वर्ब के आसपास, ठीक है, इस वर्ब के आसपास, और दूसरी आपको मिलेगी इस वर्ड के वजह से। ढूंढ के बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर है, फर्स्ट कमेंट में आंसर है इस वीडियो के नीचे, जाके चेक करें। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास इन बच्चों ने पूरी देखी और समझ में आई है तो लिख देना सर समझ गए, है ना। कोशिश मैंने की है इसको कहानी की तरह प्रोसेस करवाने की। अगर समझ में आया हो तो बताया करो। चलिए कल आपसे लेंगे मुलाकात, कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।